आखिर उत्तर प्रदेश के जिले संभल के अंदर हिंसा किसने भड़काई और कौन जिम्मेदार है उन 4 मौतों का, जो कल सुबह जब सर्वे करने के लिए टीम वहां पर पहुंचती है, एडवोकेट कमिश्नर पहुंचते हैं, पुलिस का पूरा अमला पहुंचता है, उसके बीच में जो कुछ होता है उसकी वजह से 4 लोगों की, जो एक खास समुदाय से, मुसलमान समुदाय से ताल्लुक रखते थे, उन लोगों की मौत हो गई। अब इस पर बहस छिड़ गई है कि योगी आदित्यनाथ भाई इस्तीफा दे दें, योगी आदित्यनाथ की पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं उसके जरिए आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर यह साजिश किसकी थी, इस घटना से फायदा किसको हुआ और क्या वाकई योगी आदित्यनाथ की गलती है या सरकार की गलती है, या फिर इसमें और भी लोग शामिल हैं जो इसके साजिश करता हैं और चाह वो जो रहे थे वही उन्होंने करवा लिया और इन सब के बीच में 4 मुसलमान युवकों की मृत्यु हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे अनुरोध, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। तो संभल की घटना की अगर आपको कहानी का सत्य जानना है तो वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। मैं आपको एक टाइमलाइन बताता हूं। 19 नवंबर को जिला अदालत के सामने वादी पक्ष जाकर के अपनी दलीलें रखता है, सबूत पेश करता है कि भाई जो मस्जिद है, जो शाही मस्जिद है, यह पूर्व में हरिहर मंदिर हुआ करता था, श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था और यह हमारी हिंदू मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मंदिर का सर्वे होना चाहिए कि ओरिजिनल में यह क्या है। जिला अदालत की तरफ से आदेश दिया जाता है, 2 घंटे के भीतर सर्वे की टीम तैयार की जाती है और शाही मस्जिद पहुंच जाती है सर्वे करने के लिए। पहले माना जाता है कि शांतिपूर्ण ढंग से होगा। आपने 24 नवंबर की खबर सुनी होगी, लेकिन 19 नवंबर की सुनिए। 19 नवंबर को जब एडवोकेट कमिश्नर और हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष की टीम अंदर जाती है सर्वे करने के लिए, तो इस दौरान 500 से 600 मुसलमानों की भीड़ उस दरवाजे को तोड़ने के लिए आमादा थी, नारेबाजी कर रही थी, अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी और उस पूरे सर्वे को अव्यवस्थित करने और उसमें दखल डालने की कोशिश उसी दिन की जा रही थी। और यह सब कुछ वादी पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के द्वारा एक इंटरव्यू में बताया गया है कि उस दिन की परिस्थितियां कितनी खतरनाक थी। रात हो गई थी, इसलिए सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाता है। उसी दिन यह बात हो जाती है कि एक दिन और सर्वे किया जाए और चूंकि जिला अदालत की तरफ से 1 हफ्ते के अंदर सर्वे की रिपोर्ट को वहां पर सबमिट करने का आदेश दिया गया है, बीच में शुक्रवार पड़ता है तो जुमे की नमाज के दिन यह रिस्क लिया नहीं जा सकता था, तो संडे का दिन चुना जाता है। माना जाता है कि संडे के दिन भीड़ कम रहेगी, लोग अपने घरों पर रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को देखेंगे और इस बीच हम सर्वे करके आराम से वहां से निकल आएंगे, क्योंकि 19 नवंबर की परिस्थितियों से सब वाकिफ थे। लेकिन 24 नवंबर को यह टीम यहां पहुंचती, उससे पहले 23 नवंबर को एक घटना होती है। 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे और उसके नतीजे आते हैं। 7 सीटें भाजपा, 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाती है। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी सीट होती है जिसको लेकर के बात करनी चाहिए। वो सीट है संभल जिले से लगने वाली कुंदर की विधानसभा सीट, जो मुरादाबाद जिले में आती है, जहां पर 65% मुसलमान हैं। लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह चुनाव जीत जाते हैं और न सिर्फ चुनाव जीतते हैं बल्कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाती है, जो मुसलमान था। 65% मुसलमान बहुल सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाती है। समाजवादी पार्टी में बवाल होता है, इस चीज को लेकर के तमाम बातें होती हैं। सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ के ऊपर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का विश्वास बन गया है? क्या जो लामबंदी मुल्ला मौलवियों के द्वारा की जा रही थी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए और फील्डिंग सजाई जा रही थी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए, वो फेल हो गई है और प्रदेश की कानून व्यवस्था और तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद मुसलमानों ने अपना भविष्य तय किया कि हमें उस सरकार के साथ रहना चाहिए जो ठीक ठाक काम करे? इस चीज को लेकर के टीवी पर बहस हो रही होती है, तभी तारीख बदलती है और आती है 24 नवंबर की तारीख। 24 नवंबर की सुबह एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में टीम पहुंचती है जामा मस्जिद में सर्वे करने के लिए। सर्वे करने के लिए वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष होते हैं, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष। वो टीम अंदर पहुंचती है और सर्वे शुरू कर दिया जाता है। इसी दौरान हजारों मुसलमानों की भीड़ शाही मस्जिद को घेरने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर नारेबाजी होना शुरू होती है, पुलिस हरकत में आती है, लोगों को उस शाही मस्जिद के कंपाउंड से दूर रखने की कोशिश होती है, लेकिन भीड़ पुलिस की एक सुनने को तैयार नहीं होती है। इसी दौरान एक कांस्टेबल के ऊपर एक भीड़ हमला भी करती है, जिसकी वीडियो फुटेजेस अपुष्ट
रूप से इंटरनेट पर घूम रही हैं, जहां माना जा रहा है कि इस बवाल की शुरुआत हुई। उसके बाद भीड़ को भगाने के लिए पुलिस पहले बात करती है। पुलिस के जिस कप्तान के ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका एक वीडियो आपको देखना चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। यानी पुलिस को अंदाजा था कि यह भीड़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड भीड़ है। पुलिस के द्वारा वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठीचार्ज किया जाता है। और दूसरी तरफ से शुरुआत यह होती है कि छतों पर जो महिलाएं, जो लोग बैठे थे, पुलिस जब वहां से मार्च कर रही होती है तो पत्थरबाजी होना शुरू होती है। पुलिस पहले बचने के लिए भागती है, उसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले चलाए जाते हैं और लाठी भांजी जाती है। इसके बाद तैर तैर फायरिंग की जो आवाज होती है वो आनी शुरू होती है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि हर घंटे नंबर बदलता है। पहले 1 का नंबर, पहले 2, फिर 3, फिर 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की जाती है। 4 मुसलमान युवकों की, जो अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। किसी के 4 बच्चे थे, किसी के 3 बच्चे थे और कोई अविवाहित था। इन सब की मृत्यु हो जाती है। इंटरनेट पर बवाल शुरू होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ओवैसी से लेकर के आरफा खानम शेरवानी तक तमाम पत्रकारों का विलाप शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है जुल्म की इंतहा कर रही है, मुसलमानों की मस्जिदें छीन रही है और उनको शहीद करवा दे रही है। उत्तर प्रदेश में भी सियासत होती है। अखिलेश यादव इस बात को कहते हुए पाए जाते हैं कि सरकार जो है पूरी तरह से विफल हो चुकी है और सरकार जो है मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। अब सवाल यह है कि इसका सत्य क्या है? सत्य जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि इससे फायदा किसको मिल सकता था। सबसे पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं या योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ हर सभा में, हर जगह पर इस बात का दावा करते हुए पाए जाते हैं कि हमारी प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। राम मंदिर का जब फैसला आया था तब उनका बयान एक याद करिए। उन्होंने ये कहा था कि एक परिंदा भी पर यहां नहीं मारेगा, खून का कतरा भी जमीन पर नहीं बहेगा, और वाकई ऐसा ही हुआ था। तो कानून व्यवस्था उन्होंने स्टेबल कर रखी थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें समाजवादी पार्टी की जो सियासत है उसको समझना होगा आपको। उसके लिए 2 वोट बैंक हैं उसके पास, एक मुसलमान, एक यादव वोट बैंक लगभग समाजवादी पार्टी के साथ रहता है। लेकिन मुसलमानों के मन में कई बार कंफ्यूजन होता है। मुसलमान एक वोटर के तौर पर बहुत कंफ्यूज्ड कौम है। कभी बसपा की तरफ देखती है, कभी कांग्रेस की तरफ देखती है, कभी सपा की तरफ देखती है। थोड़े बहुत मुसलमान भाजपा की तरफ भी देखते हैं। कुंदरकी के जो नतीजे हुए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि कम से कम मुसलमानों का एक तरफा विश्वास समाजवादी पार्टी के ऊपर नहीं रह गया है। जिस विश्वास के सहारे इन्होंने 30 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी। अब मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, आप केवल डॉट्स को कनेक्ट करके देख लीजिए। फायदा किसको मिलना था? दंगा होगा, दंगे के बाद आरोप लगेगा कि सरकार जो है मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। उन मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही, 1 दिन पहले ही जो नतीजे आए हैं उसमें सरकार के एक विधायक को जिताया है। तो मुसलमानों के अंदर फिर से डर भरा जाएगा। डर की सियासत है। डर भरा जाएगा कि तुम भाजपा की सरकार में, तुम्हारा देखो 4-4 लोग मार दिए गए और तुम भाजपा को वोट करोगे। तो इससे फायदा किसको मिलने वाला है वो आप देख सकते हैं, आप अपना अंदाजा खुद लगा लीजिए। दूसरी बात, पुलिस के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे कि प्रशासन व्यवस्था, इनपुट, इंटेलिजेंस, LIU तमाम लोग क्या कर रहे थे। लेकिन बात इस चीज को लेकर के भी की जानी चाहिए कि गोली जो चली है वो 315 बोर की चली है, जिससे हत्या हुई है 2 लोगों की, जो पोस्टमार्टम की पुष्टि हुई है। 315 बोर की गोली उत्तर प्रदेश पुलिस इस्तेमाल अब नहीं करती है। दंगों की एक खूबसूरत बात होती है कि इसमें कौन किसको मार दे और क्या कौन सा बदला निकाल ले, ये किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि होती तो मृत्यु है, लेकिन जांच का एंगल दंगे का होता है, हत्या का नहीं। अब जिन लोगों की हत्या हुई है उसमें क्या साजिश थी, क्या पीछे की कहानी थी, क्योंकि 315 बोर अगर पुलिस नहीं इस्तेमाल करती है तो कहां इस्तेमाल होता है? ये अवैध कट्टों में इस्तेमाल होता है। और संभल में ये अवैध कट्टे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी। और जो बड़ी सी भीड़ थी जिसमें पुलिस के द्वारा यह बताया गया कि छत से फायरिंग या पत्थरबाजी की आवाजें आनी शुरू हो गई थी, तो हो सकता है इसी बीच किसी का मिसफायर हो गया हो, क्रॉस फायर हो गया हो। इसके अलावा एक अजीबोगरीब चाकू भी मिला है जो 2 मुहा है। 2 मुहे चाकू की भी एक खासियत होती है, आप मारने के लिए सामने वाले को तानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी धार होती है और वो आपकी तरफ भी घूम के आ सकती है। तो अभी जो संभल में 4 लोगों की मृत्यु हुई है उसको लेकर के कोई जजमेंट सुना दे, हम भी कोई जजमेंट नहीं सुना रहे हैं, लेकिन जो जजमेंट कम से कम इंटरनेट पर सुनाया जा रहा है वो गलत है, वो भड़काने वाला है और वो समाज में अनरेस्ट क्रिएट करता है। जबकि इस समय पर हर किसी की जिम्मेदारी है कि जो अनरेस्ट क्रिएट कर दिया गया है, जो बवाल क्रिएट कर दिया गया है, जिस भीषण दंगे की आग में उत्तर प्रदेश को झोंकने की साजिश रच दी गई है,
जिसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं होगा। क्या ये हिंदुस्तान तक सीमित है या हिंदुस्तान के बाहर से चीजें हो रही हैं? क्योंकि महाराष्ट्र की हार, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की हार, यह सामान्य हार नहीं है। ये दिखा रहा है कि 24 का जो मोमेंटम था लोकसभा का वो टूट चुका है। तो इस पूरे दंगे में राजनीति भी शामिल है, इस चीज से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। सवाल प्रशासन के ऊपर भी हैं, सवाल प्रदेश की सरकार से भी किए जाने चाहिए, लेकिन इस दंगे को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को जो करना था वो किया। लेकिन उस जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में जो घटना हुई है वो अपने आप में एक बहुत गहरी साजिश है और उसकी परतें खुलनी अभी बाकी हैं। इस वीडियो में हमने कोशिश करी कि एक टाइमलाइन के जरिए एक अंदाजा लगाया जा सके कि आखिर ये घटना हुई कैसे होगी। और वीडियोस हम बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कोई सूचना आती है उससे आपको हम अवगत भी कराएंगे और साथ ही साथ आपको सत्य जो है वो बताने की कोशिश करेंगे। आपसे अनुरोध है कि पुलिस के द्वारा जो गाइडलाइंस, एडवाइजरी जारी की जाए उनका पालन करें और शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करें। किसी तरह का बवाल किसी भी चीज का हल नहीं होता है। आपको याद होगा राम मंदिर और उस मस्जिद के ढांचे को लेकर के जितना बवाल हुआ, जितना खून बहा, आखिरकार संवैधानिक रूप से जो फैसला आया वो सत्य रहा और हर पक्ष को उसको मानना पड़ा। और यही भारत की खूबसूरती है, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन भीड़ के रूप में, हजारों लोगों की भीड़ के रूप में जो पुलिस के कप्तान के द्वारा लगातार बात कही जा रही थी कि अपना भविष्य मत बर्बाद करो इन नेताओं के चक्कर में जाकर के, इन तमाम लोगों को ये बात समझनी चाहिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।